अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दी 12th लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। आज के इस लेक्चर में हम जो है ना क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है, इसके अंदर प्रोसेस क्या होते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को हम कैसे इंश्योर करते होते हैं। तो हम आज डिस्कस करते हैं क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो स्टार्ट करते हैं कि क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। बेसिकली ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के अंदर जो हम परफॉर्म करते होते हैं, किस चीज़ पर, सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस पर, उसके डिज़ाइन पर, उसकी टेस्टिंग पर जो हम परफॉर्म करते होते हैं। इनके अंदर जो चीज़ हम देखते होते हैं वो देखते हैं कि हमने क्वालिटी को किस तरह से इंप्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी जो है उसको किस तरह से इंक्रीज करना है और कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस करना है। आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इनके बिजनेस हो, उसके अंदर जब हम कोई बेशक कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती होती हैं। तो हम क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है उसके अंदर इन्हीं तीनों को जो है ना मेन फोकस होता है हमारा कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी किस तरह इंक्रीज की जा सकती है कम से कम कॉस्ट के साथ। ठीक है, उसके अलावा इसका जो एम्फासाइज होता है वो किस पर होता है कि डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जाए उनके पैदा होने से पहले, डिफेक्ट अक्कर होने से पहले ही उनको रिमूव कर लिया जाए। इनके हमारे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इतनी मैच्योर हो, या प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं वो इतनी मैच्योर हो, इतनी बेहतर हो कि उसके अंदर जो है ना किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए ही ना। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं जो सॉफ्टवेयर ये क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच है ये बेस करती है हमारे पास कुछ मैथमेटिकल साउंड डिजाइंस पर होती है। लाइक फॉर्मल मेथड्स होते हैं या जी टेस्टिंग, आपने स्टैट्स अगर पढ़ी हुई है तो उसमें आपने देखा होगा कि जी टेस्टिंग परफॉर्म करते होते हैं। उसके अलावा सर्टिफिकेशन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो परफॉर्म करते होते हैं उस पर डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइकिल टाइम जो होता है ना उसको हम रिड्यूस करते होते हैं कि एक प्रोडक्ट जब बन रही है या अगर वो रिसाइकल हो रही है, रिसाइकलिंग उसका पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस जो है ना कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए कि कम टाइम यूटिलाइज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बना सकें। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में हम अडॉप्ट करते होते हैं। उसके अलावा हम रिवर्क को जो है ना वो अवॉइड करते होते हैं कि हमें एक ही चीज़ पर बार बार काम ना करना पड़े। हम एक ही दफ़ा कोशिश करते हैं कि एक चीज़ हम बना रहे हैं वो इतनी अच्छी हो, इतनी एक्यूरेट हो कि उसको दोबारा से उस पर कोई चेंजिंग ना करनी पड़े। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली ये फर्स्ट जो डेवलप की गई थी वो डॉक्टर हार्लन मिल्स जो IBM फेडरल सिस्टम में के डिवीजन में काम करते थे, उन्होंने जो है डेवलप की थी 1981 में। ये पॉपुलर नहीं हुई थी 1986 तक, लेकिन 1987 में IBM जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। ठीक है ना, और ये जो थी हैज़ इवॉल्व्ड टू कीप अप विद चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर, कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इनकी इवॉल्व होता गया इन लाइफ में, इनके लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करने लग गए, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बढ़ने लग गया, तो उस तरह से ये साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती चलेगी। फ्रॉम टॉप टू डाउन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इट टू इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं हम जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं ये उसमें इस्तेमाल होती है ये अप्रोच। ठीक है, उसके अलावा जो यूजर्स है अडॉप्टेड क्लीन रूम टू को एग्जिट विद वेरियस टूल्स एंड अदर टेक्निक्स। तो इस यूज़र जो है ना इसको अडॉप्ट क्यों करते होते हैं कि वो अगर को एग्जिट करना होता है किसी भी टूल से, किसी भी टेक्निक से, देन उसके लिए हम क्या करते हैं क्लीन रूम जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच को इस्तेमाल करते होते हैं। लाइक जैसे कि डायग्राम अब यहाँ पर क्या है कि एक प्रोडक्ट जो है ना वो क्रिएट की जा रही है। ठीक है, देखें ये पर्सन है, एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और ये हर काम के लिए देखें अलग अलग पर्सन है। ऐसा नहीं है कि एक काम परफॉर्म करना तो सारे इनके उसके लिए 10 काम परफॉर्म करना, 10 काम परफॉर्म करने के लिए एक ही पर्सन होगा, नहीं, हर पर्सन अलग अलग प्लांट पे हर पर्सन जो है ना वो अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहा है, हर एक की अपनी अलग अलग ड्यूटी है। सो अगर इसके अंदर हम प्रोसेस की बात करें तो बेसिक जो है ना वो 4 प्रोसेस होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट, दूसरा होता है स्पेसिफिकेशन, तीसरा होता है डेवलपमेंट और चौथा होता है सर्टिफिकेशन। ये डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं क्लीन रूम अप्रोच के अंदर। ठीक है, उसके मैनेजमेंट अब क्या होती है, मैनेजमेंट किस चीज़ की करनी होगी, मैनेजमेंट हमने करनी होगी हमारा जो प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है जो हम बनाने जा रहे हैं हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे कि हमें किस तरह से उसको मैनेज करना है, उसकी एक्टिविटीज़ को किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसकी वर्किंग किस तरह से होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उस पर एनालिसिस जो हमने परफॉर्म करने होंगे, उस पर जो टेस्टिंग परफॉर्म करनी होगी, ये सब हम क्या कर रहे हैं मैनेज कर रहे होते हैं। इस पर स्पेसिफिकेशन के अंदर हम बता रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उस पर डेवलपमेंट में हम उन चीज़ों को जो हमने डिफाइन की होती हैं, पहले से एनालिसिस परफॉर्म की होते हैं, उनको डेवलप कर रहे होते हैं, उनकी कोडिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन होती है। एट द एंड जो होता है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद हम ये सर्टिफाइड कर देते हैं कि अब ये प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट है, अब ये इस्तेमाल हो सकती है, और हम क्या करते हैं उसको देन इम्प्लीमेंट कर देते होते हैं।
और हर प्रोसेस के लिए जो है ना सेपरेट टीम रिक्वायर्ड होती है। लाइक अगर हम प्रोसेस लाइफ साइकिल को देखें तो यहाँ से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि फुल क्लीन रूम प्रोसेस साइकिल क्या होता है हमारे पास। ये पूरा का पूरा क्या है, क्लीन रूम प्रोसेस साइकिल है। इसके अंदर जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन आपको जो नजर आ रहा है, ये क्या है, एनालिसिस या स्पेसिफिकेशन प्रोसेस साइकिल। इसको हम बोलते हैं एनालिसिस या स्पेसिफिकेशन प्रोसेस साइकिल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस परफॉर्म करते होते हैं। उसके बाद फंक्शन स्पेसिफिकेशन को देखते होते हैं और यूजर स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि इसने फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करने हैं और यूजर इस पे कौन कौन से टास्क है ना वो परफॉर्म कर सकता है। और देन जब ये सब कुछ वेरीफाई कौन कर रहा होता है, हमारे पास कस्टमर वेरीफाई कर रहा होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इंक्रीमेंट प्लानिंग करते हैं कि हमने अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है, फ्यूचर में कुछ इनहेंसमेंट करनी है, कुछ एडवांसमेंट करनी है, तो हम वो किस तरह से करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इंक्रीमेंट डिजाइन देखना पड़ता है करेक्टनेस वेरिफिकेशन के साथ। और साथ हम क्या कहते हैं, यूजेज मॉडलिंग एंड टेस्टिंग प्लानिंग करते होते हैं इसकी। और ये सब किसके थ्रू हम कर रहे होते हैं, और इन सबको हम टेस्ट कर रहे होते हैं, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू कर रहे होते हैं। इन पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और उसके बाद जो फाइनल में हमारे पास जो है ना कस्टमर की जो हमारे पास कस्टमर जो होता है वो इसको इवेलुएट करता है। सर्टिफिकेशन जो हम देते होते हैं वो इस बेस पर देते होते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, कस्टमर की नीड्स को किस हद तक फुलफिल कर रहा है। अब जो हमने अभी पीछे देखे थे यहाँ पर ये 4 प्रोसेस, हम उनको वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है किसी भी प्रोसेस के अंदर। जब भी प्रोसेस हमने परफॉर्म करना है उसके अंदर सबसे चीज़ होती है, पहली जो चीज़ होती है वो हमारी एक्टिविटीज़ की मैनेजमेंट होती है कि हम पहले तो ये प्लान करते हैं हमने कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी परफॉर्म करनी है, हमारी प्रोसेस, हमारा प्रोडक्ट क्या है जो बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में मैनेजमेंट करते होते हैं। तो ये क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का ये फर्स्ट स्टेप होता है। इट इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट दी होल प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, कि हमारा जो पूरा इनके प्रोजेक्ट होता है उसके दरमियान में ये एग्जिस्ट करता रहता है। हम हर स्टेप पर मैनेजमेंट परफॉर्म करते रहते हैं। The specification, development and certification process are placed on top of and use this प्रोसेस के इन सब के ऊपर जो होता है ना हमारे पास इनकी जो हमने अगले जो 4 स्टेप है, 3 स्टेप है सॉरी, उनके ऊपर क्या है, सबसे पहले जो काम होता है वो मैनेजमेंट प्रोसेस का होता है। तो ये तमाम के साथ जो है ना वो लाई करता रहता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग की अगर बात करें कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, तो क्लीन रूम प्रोसेसेस आर टेलर्ड टू मीट प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट डिफाइन एंड रिव्यू द प्लान विद द कस्टमर एंड प्रोजेक्ट टीम। जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम इसके अंदर क्या करते होते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पहले तो प्लान करते होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर हम प्लान कर रहे होते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, कितनी हमें लेबर रिक्वायर्ड होगी, उसके अंदर हमें जो है ना कौन कौन से मॉड्यूल्स डिजाइन करने पड़ेंगे, कितना वक्त लगेगा, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, प्लान कर रहे होते हैं पहले कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले। मैनेजमेंट प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें कि मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीजें स्पेसिफाई करते होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोजेक्ट का मिशन बताते हैं कि हम प्रोजेक्ट बनाना ही क्यों चाह रहे हैं, उसका मिशन क्या, पर्पस क्या है, ठीक है। देन उसके बाद उसके ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाने जा रहे हैं हम। उसके बाद वर्क प्रोडक्ट के हम जो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो है ना इस सॉफ्टवेयर के लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। फिर स्केड्यूल्स, हम स्केड्यूल्स क्रिएट करते थे कि हमने कब कब कौन कौन सा टास्क अकम्प्लिश करना है, कब से कौन सा टास्क स्टार्ट होगा, कब तक वो कंप्लीट होगा, देन उसके बाद वो आगे फर्दर किस तरह से प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ हम स्केड्यूल करते होते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज के बारे में प्लान करते होते हैं कि इसके लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए होंगे, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमें चाहिए होंगी या नहीं चाहिए होंगी। उसके बाद मेजरमेंट्स परफॉर्म करते होते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसकी मेजरमेंट्स क्या है, ठीक है ना। उस पर डिफरेंट जो हमने एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं उसके बारे में हम मेजरमेंट परफॉर्म के प्लान करते होते हैं। उसके बाद रीयूज एनालिसिस परफॉर्म करते होते हैं कि हमने जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है क्या वो हम उसे रीयूज कर सकते हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक बना दिया, उसके बाद अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन उसको इंप्लीमेंट करना चाहती है तो वो सॉफ्टवेयर इस काबिल ना हो कि वहाँ पे वो चल सके, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोस्टली जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनमें क्या देखा जाता है कि वो जनरलाइज बनाए जाते हैं ताकि जो है ना अगर कहीं और भी इंप्लीमेंट करना पड़े तो वो आप इजीली माइनर मॉडिफिकेशन के साथ आप उसको रीयूज कर सकें। उसके बाद रिस्क एनालिसिस, ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपका जो टाइमलाइंस आपने बनाई है वो मीट नहीं होगी या प्रोजेक्ट टाइमली जो है ना वो डेवलप नहीं होगा तो देन क्या होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम रिस्क एनालिसिस परफॉर्म करते होते हैं कि प्लान करते होते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बनाने में हमें कौन कौन से रिस्क जो है ना वो फेस करने पड़ सकते हैं, किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ हम पहले से ही प्लान करते होते हैं। उसको स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते होते हैं कि सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिटी होना चाहिए, लो क्वालिटी होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड हम जो है ना वो डिफाइन कर देते हैं, इनिशियली प्लान कर लेते होते हैं मैनेजमेंट के अंदर ही। उसके बाद ट्रेनिंग्स होती हैं। ट्रेनिंग के अंदर क्या हम अपने एम्प्लॉयज़ को सारा गाइड करते थे, जितनी भी टीम्स होती हैं उन सबकी एक मीटिंग, उन कुछ मीटिंग्स होती हैं। उन मीटिंग्स के अंदर जो है ना वो कस्टमर के साथ भी मीटिंग होती है, हायर अथॉरिटी की कस्टमर के साथ मीटिंग होती है, लाइक मैनेजर्स की मीटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल होती है कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ। देन वो से सारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है, देन एनालिसिस परफॉर्म होता है, देन बाकी जो डेवलपमेंट टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है, उन सबके साथ मीटिंग्स परफॉर्म की जाती हैं। तो उसके अंदर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि आपने किस तरह से इसके अंदर जो है ना वर्किंग करनी है, किस तरह से इसके मॉड्यूल्स को
को डेवलप करना है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो पहले से प्लान की जाती हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जाती है। जब वो प्रोजेक्ट डेवलप हो जाती है तो उससे पहले ही जब मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में हम काम कर रहे होते हैं तो देन हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी प्लान कर लेते हैं कि हमने इसको किस जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट उसके बाद देख रहे हैं तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट क्या करते होते हैं, कंटिन्यूअली इवेलुएट एंड स्ट्रीमलाइन क्लीन रूम प्रोसेस। क्लीन रूम के प्रोसेस जितने भी हमने परफॉर्म करने हैं उन सबको हम क्या करते होते हैं, स्ट्रीमलाइन कर रहे होते हैं और कंटिन्यूसली इवेलुएट कर रहे होते हैं उनको। इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज और प्रोसीजर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अगर हमें फील होता है कि हमें इसमें ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी प्रोडक्ट है ना वो वर्क करेगी, इसकी फंक्शनलिटी मजीद बेहतर हो सकती है, तो हम उनको भी अडॉप्ट करते होते हैं परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद पिन पॉइंट करते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को, जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमें जो है ना ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, हम उनको पहले से कर लेते हैं। परफॉर्मेंस प्लानिंग के अंदर परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उनको पिन पॉइंट करते हैं, देन उनको ओवरकम करने की, उनको रिमूव करने की कोशिश करते होते हैं। इंजीनियरिंग चेंजिंग जो हमें करनी पड़ती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो क्या करना होता है, एडिशन से हमें परफॉर्म करनी पड़ती है। कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ एडिशन करनी पड़ती है, कोई न्यू रिक्वायरमेंट्स अगर कस्टमर की आ जाती है तो उनको ऐड करना पड़ता है, इनके कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ती है एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर, या कोई अगर एरर्स आ रहे हैं तो उनको हमें करेक्ट करना पड़ता है किसी प्रोडक्ट के लिए। तो ये क्या चेंजिंग्स कुछ होती हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं। उसके अलावा हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारे पास स्पेसिफिकेशन का, कि हम स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, फंक्शन स्पेसिफिकेशन होता है, यूजेज स्पेसिफिकेशन होता है और इंक्रीमेंट प्लानिंग होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करते होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है, यूजेज क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, जिस एनवायरनमेंट में इस प्रोडक्ट को हमने चलाना है, इंप्लीमेंट करना, और इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी। ठीक है ना। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, कस्टमर के साथ रिक्वायरमेंट के हवाले से एग्रीमेंट कर लेते होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्या सारी रिक्वायरमेंट जो है ना वो लिख कर दोनों पार्टीज जो है ना वो एग्रीमेंट कर लेती हैं, वो साइन कर लेती हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज टू सिंप्लीफाई द कस्टमर इनिशियल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में रिवील रिक्वायरमेंट दैट द कस्टमर हैड नॉट एड्रेस। तो इसके अंदर हम समटाइम ऐसा होता है कि आगे जब मीटिंग हो रही होती है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए, तो समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट के माइंड में एक बात नहीं आ रही थी, जब जो कि मैनेजर होता है जो उसे मीटिंग कर रहा होता है, हो सकता है उसके माइंड में आती है कि सर अगर आप ये काम इसकी बजाय इस तरह से कर लेंगे तो आपकी एक तो ओवरऑल आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल भी बेहतर हो जाएगा, और आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो है ना वो भी इंप्रूव होगी, और इससे आपके बिजनेस को फायदा होगा। तो वो फिर ऐसी फंक्शनलिटीज होती हैं, वो फिर क्लाइंट और कस्टमर इनके जो मैनेजर्स होते हैं उनकी बाहमी मुशावरे के साथ हम ऐसे पॉइंट्स पे कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड कर ली जाती हैं प्रोजेक्ट के अंदर जो बज़ाहिर इनके उस वक्त टेम्परेरी तौर पे शायद कस्टमर के माइंड में नहीं होती। फंक्शन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फंक्शन के अंदर हम कंप्लीट जो हमारा फंक्शनल बिहेवियर होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का उसको डिफाइन करते होते हैं कि इसके फंक्शन कौन कौन से होंगे, किस मॉड्यूल में क्या क्या कुछ होगा, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, किस तरह से डेटा फ्लो करेगा। ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के अंदर बता देते होते हैं, वहाँ पे जो हम स्पेसिफाई कर देते होते हैं। यूजेज स्पेसिफिकेशन में हम बताते होते हैं कि कस्टमर जो है ना वो इसका इस्तेमाल किस तरह से करेगा, किस एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करेगा, इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, किस तरह से किन किन डिपार्टमेंट्स में ये जो है इंप्लीमेंट होगा, और किस तरह से डेटा फ्लो हो रहा होगा। यूजेज के अंदर हमें सारा कुछ डिफाइन करते हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम क्या करते होते हैं, डिफरेंट सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट हम उसमें अप्लाई करते होते हैं कि हम क्या है एक ही दम सारा सॉफ्टवेयर बना के नहीं देते, हम इंक्रीमेंट के तहत जो है ना वो सॉफ्टवेयर बना के देते हैं कि पहले एक मॉड्यूल बनाते हैं, कहते हैं जी सर आप इसको वेरीफाई करें क्या ये मॉड्यूल ओके है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देन उसके बाद फिर फर्दर आगे हम मूव ऑन करते होते हैं। इसके अंदर स्केड्यूल्स भी डिजाइन करते होते हैं, रिसोर्सेज को भी एलोकेट कर देते होते हैं और इंक्रीमेंट प्लानिंग के अंदर, क्योंकि आपने इंक्रीमेंटल मॉडल SDLC मॉडल्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, उनके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं डिफरेंट जो हमारे प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उनके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं इंक्रीमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमें प्रीवियसली जो है ना दोबारा मूव करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रीवियसली जाके अगेन दोबारा आगे मूव करते हैं, एक स्टेज से थर्ड स्टेज से सेकंड स्टेज पे भी जाते हैं, थर्ड से फर्स्ट पर भी वापस आना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपने प्लानिंग अच्छी की है तो आपको शायद इंक्रीमेंट मॉडल जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्टली आपको जितना भी अच्छा प्लान कर लें लेकिन आपको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट की जरूरत जरूर पड़ती है। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस की अगर बात करें तो डेवलपमेंट प्रोसेस हमारा सेकंड प्रोसेस होता है क्लीन रूम अप्रोच के अंदर। ठीक है ना। उसके अंदर हम क्या करते होते हैं, ये बेसिक जो है ना 3 चीज़ों पर कंप्राइज कर रहा होता है। एक होता है सॉफ्टवेयर रीइंजीनियरिंग, दूसरा होता है इंक्रीमेंटल डिजाइन, तीसरा होता है करेक्टनेस वेरिफिकेशन। कि सॉफ्टवेयर रीइंजीनियरिंग की अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर रीइंजीनियरिंग में हम क्या करते होते हैं,
जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके रीयूज़ इनकॉर्पोरेशन के बारे में हम डिफाइन प्लान कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर उसको रीयूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। क्या हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है वो क्लीन रूम माइनिंग परफॉर्म कर रहेगा या नहीं करेगा, या नॉन क्लीन रूम एनवायरनमेंट के अंदर हमें इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें दो स्पेसिफिकेशन को मीट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सीमेंटिंग एंड इंटरफेस मस्ट बी अंडरस्टूड एंड डॉक्यूमेंटेड, कि जितने भी सीमेंटिक्स होते हैं और इंटरफेस होते हैं वो पहले से ही डिफाइन होने चाहिए और अंडरस्टूड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि ये सीमेंटिक्स होंगे और ये हमारे पास जो है ना इंटरफेसेस होंगे। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो है मस्ट नाउ व्हाई वी आर गोइंग टू रीयूज इट, कि हम कोई चीज़ अगर रीयूज करना चाह रहे हैं, कुछ कोड का सेक्शन अगर रीयूज करना चाह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसको रीयूज क्यों कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट है कोई इंटरफेस है उसको रीयूज करना है तो हमें पहले क्लियर होना चाहिए। जिस तरह के अक्सर वेबसाइट डेवलपमेंट में आपने देखा होगा कि हम एक मास्टर पेज बना लेते हैं और उसको बार बार क्या कर रहे होते हैं, रीयूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका मकसद क्लियर होता है कि हम उसको क्यों रीयूज कर रहे हैं, क्यों दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं उसके, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है ना वो कंसिस्टेंट रहे, एटॉमिक रहे। ऐसा ना हो कि एक पेज पे डिज़ाइन कुछ और नजर आए, दूसरे पे कुछ हो रहा है, और हमें बार बार भी कोड ना करना पड़े। कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, मास्टर पेज बना लेते होते हैं। उसके बाद इंक्रीमेंटल डिज़ाइन की अगर बात करें तो इंक्रीमेंटल डिज़ाइन के अंदर हम क्या सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्रीमेंट्स में जो सेटिस्फाइज हम करने होते हैं कि ये इंक्रीमेंट हो सकते हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई प्लान करना होता है, हमने किसी कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें ये चेंजिंग करने पड़ सकते हैं, उसके फंक्शन के हवाले से हमें कोई चेंजिंग करने पड़ सकते हैं, नॉन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई चेंजिंग परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने वो सब क्या होता है हम प्लान कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास होता है वो बॉक्स स्ट्रक्चर डिकम्पोजिशन होती है, कि जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बॉक्स की फॉर्म में होता है, हम उसको जो है ना डिकम्पोज कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसके अंदर फर्दर इंक्रीमेंट्स जो है ना हमने अगर परफॉर्म करने होते हैं तो हम इसको उसमें वो कर सकते हैं। लाइक जैसे आपने SDLC मॉडल्स पढ़े हुए हैं उनके अंदर भी हम क्या करते हैं, ये टेक्निक अडॉप्ट कर रहे होते हैं। उसका इंक्रीमेंटल मॉडल आपने वहाँ भी पढ़ा हुआ है, तो ये वही टेक्निक जो होती है बेसिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही होती है। ये क्या करता है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग द इंक्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन। इसके थ्रू इंक्रीमेंट डिज़ाइन अगर हमने बना लिया तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इंक्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन जो होती हैं कि बार बार इंप्लीमेंट करना पड़े हमें, उससे हम अवॉइड कर सकते हैं। हम एक ही बार जो है इंक्रीमेंटल डिज़ाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, एक अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको एक ही दफ़ा जाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। करेक्टनेस वेरिफिकेशन की बात करें तो करेक्टनेस वेरिफिकेशन के अंदर हम ये देखते होते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर जो मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं या जिस किस्म की भी कोई कैलकुलेशन फॉर्म हो रही है तो वो क्या एक्यूरेटली हो रही है या नहीं हो रही, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या फ्यूचर में उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ हम क्या करते हैं, करेक्टनेस वेरिफिकेशन के अंदर चेक करते होते हैं। और देन उसके बाद जो होता है हम सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर मूव करते हैं कि अगर सारी चीज़ें ओके हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रही हैं, देन हम क्या करते हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर जाते हैं और हम उसको सर्टिफाइड कर देते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है ना इस तरह इंप्लीमेंट होने के लिए बिल्कुल रेडी है, ये बिल्कुल ओके है और हम इसे अब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यूजेज मॉडलिंग एंड टेस्टिंग प्लान की अगर बात करें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिफाइन दी यूजेज स्पेसिफिकेशन टू क्रिएट मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डिफाइन टेस्ट प्लान। इसके अंदर हम जो है ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और टेस्ट प्लान जो होते हैं हम उनको स्पेसिफाई करते होते हैं कि अगर हमें सॉफ्टवेयर को जो इस्तेमाल करना है उसके लिए हमें कौन कौन सी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, इसके ऊपर कौन कौन से टेस्ट प्लान जो है ना वो हमें बनाने पड़ेंगे। उसके अलावा सर्टिफिकेशन टीम जो होती है वो एक मॉडल बनाती होती है, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग परफॉर्म टेस्ट प्लान जो है ना वो बनाती होती है और स्टैटिस्टिकल टेस्ट केसेस जो है ना वो परफॉर्म करती होती है। लाइक डिवेल्प्ड इंक्रीमेंटली, जैसे इंक्रीमेंटली हमने डिज़ाइन बनाया था तो हम उसको इंक्रीमेंटली डेवलप कर रहे थे ना, तो उसके हवाले से जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम होती है वो डिफरेंट प्लान्स टेस्ट प्लान्स जो है ना वो बनाती होती है। एंड द कस्टमर रिव्यूज द यूजेज मॉडल एंड जनरेट ऑल सिनेरियोज ऑफ यूज। जो कस्टमर होता है उसके लिए क्या है कि यूजेज मॉडल बना देते हैं। लाइक जैसे लास्ट में आपने अक्सर देखा हो कि अक्सर सॉफ्टवेयर के साथ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि इस सॉफ्टवेयर को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, या आप मोबाइल परचेज करते हैं, मोबाइल के अंदर मोबाइल यूजेज का मैनुअल होता है कि आपने इस मोबाइल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं। तो वो क्या होता है बेसिकली वो एट द एंड हम जो है ना वो बनाते होते हैं जिसके थ्रू कस्टमर जो है ना वो जान सके कि उसने इस प्रोडक्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के अंदर हम कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग लाजमी परफॉर्म करते होते हैं जब उसमें कैलकुलेशन हो रही होती है। लाइक अगर आप किसी बैंक का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या है स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेस्ट करना पड़ता है कि हाँ जी आपने जो कैलकुलेशन परफॉर्म की है, जो आप ऑडिट्स परफॉर्म करने जा रहे हैं, आपके जो अकाउंट स्टेटमेंट्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है ना, कैश फ्लो हो रहा है, वो सब एक्यूरेटली परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग भी परफॉर्म करते होते हैं डेटा के ऊपर कि डेटा जो है ना वो एक्यूरेटली मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, डेटा की वर्किंग किस तरह से, डेटा की फॉर्मेशन किस तरह से। तो इस सब पर हम क्या करते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग जो है ना वो परफॉर्म करते होते हैं।
उसके बाद क्या है क्लीन रूम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर हम बात करें कि क्लीन रूम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आपस में क्या लिंक है, तो एक स्टडी से ये चीज़ जो है ना वो वाज़ेह हुई है कि ये दोनों जो है ना दोनों मैथोडोलॉजी जब कंबाइन की जाती हैं तो एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक रीयूजेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए ये दोनों ज़्यादा बेहतर होती हैं कि हम जब इन दोनों को कंबाइन करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं, जिसको हम जिसकी रीयूजेबिलिटी को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं इसको फ्यूचर में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैन बी यूज फॉर डोमेन एनालिसिस एंड प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन, क्लीन रूम कैन बी यूज फॉर लाइफ साइकिल प्रोसेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके अंदर हम कैसे करते हैं, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम क्लीन रूम अप्रोच किस लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइफ साइकिल को के प्रोसेस को डिफाइन करें कि हमारा जो लाइफ साइकिल होगा बनाने का प्रोजेक्ट वो क्या होगा, उसके लिए हम क्लीन रूम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, और प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लीन रूम फोकस ऑन करेक्टनेस एंड टेक्निक्स स्पॉटिंग वेरिफिकेशन। क्लीन रूम के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट करेक्टनेस टेक्निक्स को हम क्या कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, जो वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है इसका फोकस होता है डिज़ाइन की क्वालिटी पर, उसकी मेंटेनेबिलिटी पर, एक्सटेंडेबिलिटी पर, उसके अलावा और रीयूजेबिलिटी कि हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसको रीयूज़ कर सकते हैं, यानी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी उसको मेंटेन कर सकते हैं फ्यूचर में या नहीं, और उसकी क्वालिटी को अगर बेहतर बनाना पड़ता है किसी किस्म के बग की वजह से तो वो हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टेक्निक्स ऑफर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दैट इज वेल डिकम्पोज्ड एंड बेस्ड अपॉन गुड डिजाइन प्रिंसिपल। तो इन दोनों के डिकम्पोजिशन से हम क्या इन दोनों कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे जो है ना वो प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसका डिज़ाइन भी बेहतर हो सकता है और वो उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है हमारे पास, इसके थ्रू जो है ना हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना जो वेरीफाइड हो, सर्टिफाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना हम वो डेवलप कर सकते हैं, और एरर्स को प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट होने से पहले हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके जरिए हम क्या कहते हैं, हमारी जो कॉस्ट है हम उसको मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके एक प्रोडक्ट आपने बनवाई है उसके अंदर दोबारा से कोई एरर आने लग गया तो जब दोबारा आपको डेवलपमेंट करवानी पड़ेगी तो ऑब्वियस बात आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। तो जब एक ही दफ़ा प्रोडक्ट अच्छी डिजाइन हो जाती है तो उसकी कॉस्ट भी ओवरऑल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने कोड किया कि प्रोजेक्ट स्टैटिस्टिक अगर हम देखना चाहें कि एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट के अंदर जो सैटेलाइट को हम जो स्पेस में भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करें तो नासा ने एक सैटेलाइट कंट्रोल प्रोजेक्ट अगर डिजाइन किया है कि उसके अंदर वो किस तरह से कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इन द टीम वाज कैलकुलेटेड एट 4% ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्स, कि जितने भी प्रोजेक्ट ऑर्स हैं, ठीक है, उसके लिए जो टेक्निकल टीम है उसकी कॉस्ट क्या होगी, 4% होगी उस प्रोजेक्ट ऑर्स की। और टाइम जो एलोकेशन है वो क्या 33% डिजाइन पर होगा, तो 18% कोडिंग पर होगा, 27% टेस्टिंग पर होगा और 22% मीटिंग दी अदर ओवरहेड, कि अगर कोई एरर आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं 22% टाइम जो है ना वो उसके लिए हमने एलोकेट कर दिया। इसकी वजह से इसके ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या हुआ, वो ये हुआ कि 69% हायर प्रोडक्टिविटी हुई, कि जो पहले प्रोडक्ट जो बनाने में अगर हमें 10 मिनट लग रहे हैं, सपोज 10 दिन लग रहे थे, तो अब वो प्रोडक्ट बनाने में हमें जो है ना 5 दिन लग रहे हैं या हमें 4 दिन लग रहे हैं, ठीक है ना, और हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो गए। और इसके अलावा 45% एरर जो है ना वो रिड्यूस हो गए, और 60 to 80% जो है ना वो रिसोर्सेज जो यूज़ हो रहे थे वो डिक्रीज हो गए, ठीक है ना। तो देखें हर चीज़ अगर हम प्रॉपरली प्लान करके चल रहे हैं तो हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है, इसको हम मजीद भी बेहतर बना सकते हैं अगर हम अपनी चीज़ों को मजीद अच्छे तरीके से प्लान कर लेते हैं। इसके अलावा एक और हम अगर एग्जाम्पल देखें, IBM COBOL रिस्ट्रक्चरिंग टूल की अगर हम बात करें तो ये 1988 में जो है ना हुआ था। इसके अंदर क्या था, 10-fold रिडक्शन इन टोटल डिफेक्ट्स पर 1000 लाइंस ऑफ कोड। इसके ये क्या करता था, 10-fold डिटेक्शन करता था कि अगर 1000 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है ना, 1000 लाइन ऑफ कोड है तो उसके अंदर टेक्स्ट 10-fold रिडक्शन करता होता था ये, ठीक है। उसके किस तरह से 5-fold इंप्रूवमेंट, और 5-fold क्या करता था, इंप्रूवमेंट करता होता था डेवलपर प्रोडक्टिविटी के अंदर, ठीक है ना, के वो लाइन जो पर इनके लाइंस हैं कोड की, वो पर मंथ जो लाइन लिख रहे हैं उसके अंदर 5-fold इंप्रूवमेंट हो जाती थी। बेसिकली 10-fold और 5-fold क्या है, ये टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। ओनली 7 एरर्स फाउंड इन दी फर्स्ट 3 years, ऑल ऑफ विच वर सिंपली फिक्सेस, ठीक है ना। तो जब उन्होंने ये इन टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए एक प्रोडक्ट बनाई जिसका नाम था IBM COBOL रिस्ट्रक्चरिंग टूल, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उन्होंने ये चीज़ देखा कि 3 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 एरर आए थे, जो कि बहुत आराम से उन्होंने क्या कर लिए थे, ठीक कर लिए थे।
तो ये देखें कि अगर हम चीज़ को अच्छी तरह से प्लान कर लेते हैं तो हमें कितना ज़्यादा उसका बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि अगर हम अपनी पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंश्योर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद सर्टिफाइड रिलायबिलिटी। क्लीन रूम अप्रोच के अंदर हम क्या करते होते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी हाई क्वालिटी को हम मेंटेन करते होते हैं, और साथ ये सिर्फ यही नहीं होता कि क्वालिटी हाई मेंटेन हो रही होती है, बल्कि उसको हम सर्टिफाइड भी करते होते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जहां हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो क्या सर्टिफाइड है कि वो इस काम के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, इस किस्म की कंडीशन के अंदर वो चलने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। आप इसको कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आपको ये बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, हाई क्वालिटी रिजल्ट जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। इस रिजल्ट में किसी किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। हैज इवॉल्व थ्रू आउट द ईयर्स एंड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन मैनी न्यू सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस। तो ये क्या है, मैनी ईयर से जो है ना इवॉल्व होता आ रहा, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त के साथ साथ इंप्रूवमेंट होती जा रही है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसी तरह से ये भी क्या हो रहा है, इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आती जा रही है। फ्यू डिफेक्ट्स विद द पॉसिबिलिटी फॉर जीरो डिफेक्ट्स। तो अगर हम ये टेक्निक अडॉप्ट करते होते हैं तो इसके थ्रू क्या होता है, हम अपने, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि हम अपने डिफेक्ट्स को जो है ना वो मिनिमाइज कर सकते हैं, डिफेक्ट को कम से कम कर सकते हैं। उसके अलावा 7 टाइम एंड रिसोर्सेज, तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं हम उनको 7 टाइम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और कम से कम कॉस्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा क्लीन रूम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अप्रोच, ठीक है। और हमारा जो इसके अंदर हमने देखा कि हमारा प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस को किस तरह से जो है हैंडल करते होते हैं, प्रोडक्ट को किस तरह से कंट्रोल करते होते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल के। और इसके अलावा आपको याद होगा कि हमने क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस पढ़े थे, ठीक है ना। तो वो स्टेजेस भी जो है ना हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने स्टेजेस पढ़ाए थे आपको, वो जनरल स्टेजेस हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हर जगह पर वो हम स्टेजेस को, उन स्टेजेस को 7 स्टेजेस जो मैंने आपको बताए थे, वो 7 स्टेजेस जो है ना हम हर जगह पर इंप्लीमेंट करते होते हैं, क्योंकि वो जनरलाइज है, वो जनरलाइज तो हर जगह इंप्लीमेंट होते हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी करते होते हैं कुछ, कि वो मजीद कुछ जो है ना फेजेस ऐड कर लेते होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी पॉलिसीज के हिसाब से। लेकिन जो मेन जो फोकस होता है वो क्या होता है, वो उन्हीं 7 स्टेजेस पर होता है कि वो 7 जो है ना वो हर सूरत फुलफिल होने चाहिए। तो हम वो भी इन पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उनको भी इस पर इंप्लीमेंट करके देखिएगा, उसके थ्रू भी एग्जांपल्स जो है ना कुछ देखिएगा कि आपको समझ आ जाएगी कि हाँ जी किस तरह से जो है ना क्वालिटी, प्रोसेस की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं या प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना मजीद कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वॉक थ्रूज जो है ना वो काम करते हैं, इंस्पेक्शंस किस तरह से होती हैं, ऑडिट्स किस तरह से होते हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना कुछ इन टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।